Hello guys, this is Mubashir Saeed and you are watching me on Wahid Sir's Academy. लास्ट टाइम हमने पहला लेक्चर देखा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें हमने कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को देखा था। तो आज हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर जो दूसरा टॉपिक है और कंप्यूटर एप्रिसिएशन में ही ये जो बेसिक्स हमारा है वो क्लियर करना है हमें। पहले हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले अगर हम देखेंगे व्हाट इज जनरेशन, जनरेशन क्या होती है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ सिस्टम देखेंगे, जनरेशन होती है, इट इज, हम कह सकते हैं, स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम के डेवलपमेंट में जो इम्प्रूवमेंट होती है उसको कहते हैं जनरेशन। क्योंकि हर एक जनरेशन जो होती है वो कुछ ना कुछ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाती है पिछली जनरेशन से। लास्ट जनरेशन में जो था, इस जनरेशन में उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई होगी, उससे ज़्यादा कुछ हुआ होगा। इसी तरीके से ईच जनरेशन जो है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट चेंजेस द वे कंप्यूटर्स ऑपरेट। तो हम कहेंगे जनरेशन इज स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। आज हम कंप्यूटर की सारी जनरेशन्स देखेंगे। तो अगर हम पहली जनरेशन देखेंगे कंप्यूटर की, वो स्टार्ट हुई थी फ्रॉम 1942 टू 1955, पहली जनरेशन कंप्यूटर की। या कुछ बुक्स लिखती हैं 1940 टू 1956, बोथ आर करेक्ट। ठीक है। उसके बाद इस पहली जनरेशन में कौन कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ था, कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल हुआ था, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ था, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी और कौन सी एग्जाम्पल्स थी, वो हम एक एक करके इसमें देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हार्डवेयर। कौन सा हार्डवेयर इसमें इस्तेमाल हुआ था पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में? तो दैट हार्डवेयर वाज वैक्यूम ट्यूब। ये पहला कंपोनेंट था जो उसमें इस्तेमाल हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो हम देखेंगे ये वैक्यूम ट्यूब है क्या। ये वैक्यूम ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ ग्लास होता था, जिस वैक्यूम ट्यूब में एक अंदर से कैथोड्स लगाए गए होते थे, और जब यहाँ से करंट अंदर जाता था, उस करंट की वजह से अंदर हीट प्रोड्यूस होती थी। अब करंट की वजह से कैसे हीट प्रोड्यूस होती है, हमें पता है। जूल्स लॉ, फिजिक्स में एक लॉ है, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ कहता है Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, where Q is the amount of heat, I is current, R is resistance and T is time। ये कहता है जब भी करंट किसी कंडक्टर में या किसी चीज़ में फ्लो होता है तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, I की वजह से हीट क्यों प्रोड्यूस होती है। सेम इज द केस विद दिस वैक्यूम ट्यूब। जब इसमें करंट अंदर जाता था तो उसकी वजह से वहाँ पर जो कैथोड्स लगाए गए होते थे वो हीट अप हो जाते थे, और जब वो हीट अप हो जाते थे तो वो एमिट इलेक्ट्रॉन्स करते थे, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते थे। ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते थे। लेकिन यहाँ पर मसला है कि जब करंट प्रोड्यूस होता था अंदर, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती थी, तो यहाँ पर हम एक दो वैक्यूम ट्यूब्स तो इस्तेमाल करते नहीं थे, उसमें थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स हम इस्तेमाल करते थे। जब थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स हीट अंदर से प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और उसकी वजह से अंदर बर्स्ट आउट होता था, जल्दी जल्दी से वो बर्स्ट आउट होते थे, तो उसकी वजह से हमें नुकसान होता था। क्योंकि करंट अंदर गया, अंदर हीट प्रोड्यूस हुई, वैक्यूम ट्यूब्स में हीट प्रोड्यूस हुई। अब थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई होंगी, तो उसकी वजह से वो बर्स्ट आउट हुए होंगे। ठीक है गाइज। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये वैक्यूम ट्यूब्स जो थे, इनको हमें, यानी कि जिस कमरे में हम ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रखते थे उसको हमें प्रॉपरली एयर कंडीशनिंग करना था, क्योंकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी तो ज़्यादा एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत हमें पड़ती थी। और जो ये वैक्यूम ट्यूब था ये तकरीबन हाफ ए वाट ऑफ पावर लेता था, क्योंकि थाउजेंड्स वैक्यूम ट्यूब थे। आप अंदाज़ा लगा सकते थे अगर एक वैक्यूम ट्यूब हाफ ए वाट ऑफ पावर इस्तेमाल करता है तो थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स कितना पावर इस्तेमाल कर रहे थे। तो पावर कंजप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी इन वैक्यूम ट्यूब्स की, इसकी वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे और फिर जल जाते थे तो नुकसान हो जाता था।
अगर हम स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे, इस्तेमाल होते थे फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल करते थे इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। और एक हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वाज यूज्ड एज हार्डवेयर। हम हार्डवेयर के तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का इस्तेमाल भी करते थे। अब यहाँ पर सवाल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होता है। तो यहाँ पर गाइस हम देखेंगे पहले रिले। रिले जो होता है, रिले एक स्विच होता है, जो स्विच एक सर्किट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है गाइस, तो रिले होता है एक स्विच जो एक सर्किट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वो स्विच होते हैं, वो रिलेज होते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। यानी कि ये एक ऐसा स्विच है जो मैग्नेट को यूज़ करता है फॉर क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। रिलेज क्या होते हैं? स्विच होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज वो स्विच होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं, और ये वो टाइप ऑफ स्विच होते हैं जो मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सके। ठीक है गाइस, उसके बाद इसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के तौर पर इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हम पंचड कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे। उस वक्त तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो ज़्यादा नहीं थी, यही पंचड कार्ड्स हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो और अगर हम एक और इनका करेक्टरिस्टिक देखें तो वेट उनका, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का वेट जो था दैट वाज अराउंड 30 टन्स। 30 टन्स ये कोई जोक नहीं है। 30 टन्स तो ऑलमोस्ट 4-5 ट्रकों का वेट होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक बार हमने इंस्टॉल कर दिया इन कंप्यूटर्स को कहीं पर, तो उनको शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह वो कितना मुश्किल होता होगा। 30 टन्स वेट को शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, तो ये बहुत ज़बरदस्त मुश्किल काम होता है। ठीक है गाइज, ये थी कुछ हार्डवेयर पोर्शन। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कैसे हैं क्या है। उसके बाद अगर हम कुछ सॉफ्टवेयर देखेंगे, सॉफ्टवेयर कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ होगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज जो इस्तेमाल होती थी दैट वाज मशीन लैंग्वेज। इसमें इस्तेमाल होती थी, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वनस इस्तेमाल होता था लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज जो थी वो उसकी नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं थी। ओनली फ्यू पर्सनस नो अबाउट दिस मशीन लैंग्वेज एट दैट टाइम। बहुत कम लोगों को इस मशीन लैंग्वेज के बारे में पता था। आम यूज़र की तो बात ही नहीं है, वो कंप्यूटर बहुत बड़े एक्सपर्ट्स थे, उनको मशीन लैंग्वेज के बारे में पता था, और ये लो लेवल लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल होती थी। और एक बात है, इसमें हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, इसमें क्या होता है, यूज़र जो होता है वो, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है यूज़र, वो इंटरैक्ट डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ नहीं करता है। अलबत्ता वो क्या करता है यूज़र, वो उसका जॉब जो है वो करता है ऑफलाइन डिवाइस पे, पंचड कार्ड्स पे वो अपना जॉब करता है, और उसके बाद वो उसको सबमिट करता है टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। यानी कि अगर पूछा जाए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें जो यूज़र होता है जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कंप्यूटर के साथ नहीं करता है। अलबत्ता जो यूज़र होता है वो प्रिपेयर इसका काम करता है ऑन एन ऑफलाइन डिवाइस, पंचड कार्ड्स पे काम करता है, और उसके बाद इसको सबमिट करता है टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है गाइज, इसके बाद उसमें जीमॉस, जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल होता था इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। इसके बाद गाइज हम थोड़ी सी एग्जांपल लेंगे इसके, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। इसमें एनेक इस्तेमाल हुआ था। एनेक वाज द कंप्यूटर जो पहली जनरेशन में आता है, यूनिवैक आता है, और IBM 701 आता है। एनेक क्या होता है? इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। यहाँ पर आपका जो वहाँ पर एब्रीविएशंस भी पूछी जाती है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, तो वो भी आपको यहाँ पर क्लियर होंगी कुछ कुछ। एनीवेक होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, यूनिवैक होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, और IBM होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 701। तो यहाँ पर JP एकॉर्ड एंड JW मोचली उन्होंने डिस्कवर किया था पहली जनरेशन कंप्यूटर्स को। ठीक
ठीक है गाइस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले हम अगर देखेंगे, दे कैलकुलेट इन मिली सेकंड्स में काम करते थे, कॉस्टली बहुत ज़्यादा थे, वेट भी बहुत ज़्यादा था, कमर्शियल यूज़ उतना नहीं था क्योंकि मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, उसकी नॉलेज तो उस वक्त बहुत कम लोगों के पास थी, तो कमर्शियल यूज़ की बात नहीं। लार्ज एनर्जी कंजप्शन था, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे और वो हाफ है वाट ऑफ पावर इस्तेमाल करते थे। जब पावर थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स कितना पावर इस्तेमाल करते थे होंगे, तो इसके मतलब एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा था। तो आई होप ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा अच्छे से। तो लेट्स मूव टू द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था, वो उसका पीरियड 1955 से 1964 के दौर तक रहा। अब हम उसमें देखेंगे हार्डवेयर क्या इस्तेमाल होता था। यहाँ पर जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उनको रिप्लेस किया गया बाय ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ दैट ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर होता क्या है, हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम पढ़ेंगे उसमें भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू में देता हूँ। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर रेजिस्टेंस। ट्रांसफर रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करना, ठीक है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज। करंट या वोल्टेज उनको कंट्रोल करना, उनके अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर ऑलमोस्ट इस टाइप का होता है जिसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल होता है इसको एमिटर कहते हैं, दूसरा टर्मिनल होता है इसको बेस कहते हैं, और लास्ट टर्मिनल होता है इसको कलेक्टर कहते हैं। उसकी वर्किंग तो हमें अलग से पढ़नी ही है। अभी आप याद रखिए कि 3 टर्मिनल्स ट्रांजिस्टर के होते हैं, एमिटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है, ठीक है। तो विलियम शॉकली एंड वॉल्टर ब्रेटेन, ये दो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था ट्रांजिस्टर को एट बेल लेबोरेटरीज। बेल लेबोरेटरीज में उन्होंने इस ट्रांजिस्टर को इजाद किया था, ठीक है। अब इन ट्रांजिस्टर के बारे में हम देखते हैं। दे कंज्यूम्ड ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द पावर। जो वैक्यूम ट्यूब्स पावर इस्तेमाल करते थे, कंजप्ट करते थे पावर, उसके 10वें हिस्से का पावर जो है वो ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल करते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पावर कंजप्शन कितना कम हुआ था, वो ट्रांजिस्टर उतना पावर करते थे कंज्यूम। तो ये ट्रांजिस्टर्स जो है ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो जर्मेनियम की बनी गई होती है। जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, उसकी बनाई गई होती है ये ट्रांजिस्टर, उसी का बना हुआ होता है ये ट्रांजिस्टर, ठीक है गाइज। दे वर मच स्मॉलर देन ट्यूब। ट्यूब्स से तो स्मॉलर थे ही, क्योंकि ट्यूब्स तो बहुत बड़े थे और थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्स में लगाए गए थे, तो ट्रांजिस्टर उससे बहुत कम था, बहुत स्मॉल था। इसके बाद मैग्नेटिक कोर्स, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स वायर यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो हमने मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स यही इस्तेमाल किए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस में हमने इस्तेमाल किए सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डेटा को स्टोर रखने में, ठीक है गाइज। उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए थे, इसमें क्या क्या पोर्शन हुआ था। मशीन लैंग्वेज रिप्लेस हो गई। अब मशीन लैंग्वेज इसमें यूज़ नहीं हुई, मशीन लैंग्वेज रिप्लेस की हमने हाई लेवल लैंग्वेज से। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, फोर्ट्रॉन थी, कोबाल थी, अल्गोल थी, इनसे हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है गाइज, इनसे हमने इसको रिप्लेस कर दिया। फोर्ट्रॉन होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कोबाल होता है कॉमनली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, अल्गोल होता है अल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ये आप याद रखिए क्योंकि ये आई एब्रीवेशंस भी आ सकती हैं। फोर्ट्रॉन होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, कोबाल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और अल्गोल होता है अल्गोरिदमिक लैंग्वेज। तो और इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने अभी कहा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो इसमें इस्तेमाल हुआ था, ठीक है गाइज। तो ये था सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ पोर्शन जो इसमें इस्तेमाल हुए थे। उसके बाद अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स इसमें लेंगे, तो एग्जाम्पल्स के तौर पर हनीवेल 400, या आपको ज़रूरी याद रखना है, IBM 7094, CDC क्या होता है, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन 164, यूनिवैक 1108 एंड CDC 3600। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की जो इसमें इस्तेमाल हुए थे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, पहले
सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब उसको रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर से। मैंने बताया ट्रांजिस्टर क्या होता है, किस टाइप का होता है, किसने इजाद किया था, कितना पावर कंज्यूम कर रहा था, और ट्यूब्स रिप्लेस हुए थे, और कौन कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थी। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर में भी देखा कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी, हाई लेवल लैंग्वेज अब इस्तेमाल हुई थी मशीन लैंग्वेज के बदले, फोर्ट्रॉन, कोबाल, अल्गोल और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें थी, और हमने एग्जाम्पल्स भी इसकी देखी। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 से 1975 तक वजूद में रहे। अब इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या इस्तेमाल हुआ, हमने आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमने इस्तेमाल किए विद एसएसआई एंड एमएसआई टेक्नोलॉजी। अब हमें देखना है ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स है क्या। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो कंसिस्ट करते हैं सिवरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसमें इस इंटीग्रेटेड सर्किट में सिवरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें ट्रांजिस्टर होता है, रजिस्टर होता है और कैपेसिटर होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक सिंगल चिप जो सिलिकॉन की बनाई गई होती है, इसमें इंटरकनेक्शन करते हैं इन कंपोनेंट्स को। यानी कि हम रजिस्टर को, ट्रांजिस्टर को, कैपेसिटर को एक सिंगल चिप पर हम उसको इंटरकनेक्ट करते हैं आपस में एक सिंगल चिप पर, जो सिंगल चिप सिलिकॉन की बनाई गई होती है। उसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ये एक सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर होते हैं, जो एक ही सिंगल चिप पर हम इंटरकनेक्ट आपस में करते हैं। अब हमें देखना है ये एसएसआई क्या है। एसएसआई होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। यानी कि अगर हमने ये चिप लिया, इस चिप पर अगर मैं 10 से 20 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो रजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, अगर मैं 10 से 20 इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करूंगा ऑन ए सिंगल चिप, दैट इज कॉल्ड एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। यहां पर इंटीग्रेट हुआ है लेकिन स्मॉल स्केल पर, सिर्फ 10 से 20 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपस में इंटीग्रेट हुए हैं। उसके बाद अगर मैं एमएसआई देखूंगा, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में हम एक चिप लेंगे और इस चिप पर हम 100 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करेंगे। ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर 100 हम लाएंगे और उनको इस चिप में हम इंटीग्रेट करेंगे आपस में। तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यही एसएसआई और एमएसआई इस्तेमाल हुआ था इन इंटीग्रेटेड चिप्स में। हमने इनको इंटीग्रेट किया था इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक सिलिकॉन चिप में, तो इसी को हम एसएसआई एंड एमएसआई कहते थे। ठीक है गाइज। इसके बाद यहां पर मैग्नेटिक कोर वॉज द स्टोरेज डिवाइस यूज। यहां पर जो हमने स्टोरेज डिवाइस यूज की थी दैट वॉज मैग्नेटिक कोर। हमने एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को इस्तेमाल किया था। ठीक है गाइज। इसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, तो यहां पर जो सॉफ्टवेयर था, हमने इस्तेमाल किया था इसमें, दैट वाज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इसमें इस्तेमाल किया था। क्या होता है ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा सा ओवरव्यू। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमें मल्टीपल यूजर्स को एनेबल करता है टू डायरेक्टली एक्सेस एंड शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली, इस मैनर में कि हर एक कंप्यूटर को लगे कि फील्स दैट नो वन एल्स इज यूजिंग द कंप्यूटर, हर एक यूज़र को लगे कि कोई और कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करता। यानी कि टाइम शेयरिंग क्या होता है, इसमें हम टाइम को शेयर करते हैं। इसमें मल्टीपल यूजर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एसेस करते हैं एंड शेयर करते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक साथ। वो एसेस और शेयर करते हैं कंप्यूटर रिसोर्स को एक साथ in a manner कि each computer feels that no one else is using, each user feels that no one else is using the computer। हर एक यूज़र को लगे सिर्फ मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे बगैर कोई और कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो एसेस ये देता है डायरेक्टली एसेस और शेयर करता है कंप्यूटर रिसोर्स। ठीक है, वही होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने इसमें और क्या इस्तेमाल किया, हमने हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की, फोर्ट्रॉन, कोबाल, अल्गोल, जो मैंने अभी बताया, जो सेकंड जनरेशन में भी थी और थर्ड जनरेशन में भी यही हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी। अब हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसमें IBM 360, 370, ठीक है, तो PDP 8, PDP 11, CDC 1600 और DBMS इसमें इस्तेमाल हुआ था। गाइज ये PDP वो नहीं है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है,
ये अलग है, ये प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर हैं PDP-8 और PDP-11, और CDC DBMS, DBMS होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कुछ एग्जांपल्स थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की। अगर हम इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की, तो इसमें 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इसमें होती थी। 1 मिलियन, मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती थी। यूजुअली तो ये स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे, और पावर भी ये बहुत कम लेते इस्तेमाल करते थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स से। तो गाइज ये था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा कौन सा चीज़ इसमें इस्तेमाल हुआ था, हार्डवेयर कौन था, सॉफ्टवेयर कौन था, एग्जाम्पल्स क्या थी और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या थी। तो गाइज लेट्स मूव टू द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1975 टू 1989 तक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ था। ठीक है गाइज, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। हमने SSI MSI पढ़ा था, यहाँ पर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पर चिप जो होगा उस चिप पर हम थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं इस सिंगल माइक्रो जो चिप है उस पर इंटीग्रेट कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। उसको कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हो गई होगी इस चिप पर, स्मॉल चिप पर। ठीक है, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर पहली बार इसमें यूज़ हुआ। माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? माइक्रो प्रोसेसर भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है दैट इज़ यूज्ड बाय कंप्यूटर टू डू इट्स वर्क। कंप्यूटर इस्तेमाल करता है माइक्रो प्रोसेसर को ताकि ये काम करे। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ये कंटेन करता है मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स, ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, जो काम इकट्ठे करते हैं, दैट वर्क टुगेदर। मिलियंस, ये भी एक सिंगल चिप होता है तो, लेकिन उसमें मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स एडअप हुए होंगे, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर या बाकी चीज़ जो इकट्ठे काम करते हैं, वही होता है माइक्रो प्रोसेसर। और इंटेल 4004 वो चिप जो था वो पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो डेवलप हो किया था टेड हॉफ ने इन 1971। उस टाइम जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, उसी टाइम इंटेल 4004 चिप जो था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, वो टेड हॉफ ने उसको डेवलप किया। और उसमें एक और बात है, सेमीकंडक्टर बिल्ड मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज एंड फ्लॉपी डिस्क। सेमीकंडक्टर बिल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड फ्लॉपी डिस्क उसमें इस्तेमाल हुई थी फॉर स्टोरिंग डेटा। स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर बिल्ड मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए और फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल हुआ था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, C++ लैंग्वेज इनको इस्तेमाल किया गया था। C++ लैंग्वेज उनको इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एनेबल्ड न्यू यूज़र्स हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। इसने एनेबल किया था बहुत सारे यूज़र्स को कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। GUI क्या होता है? ये डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले करता है ऑब्जेक्ट दैट कैरीज इंफॉर्मेशन। ये डिस्प्ले ऑब्जेक्ट करता है जो ऑब्जेक्ट्स इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, फिर यूज़र इंटरेक्ट करता है अपने हिसाब से उसको कैसे एंटर करना है। ठीक है गाइज। और न्यू सोशल रेवोल्यूशन फोर्थ जनरेशन में हुआ था कि पर्सनल कंप्यूटर्स वजूद में आ गए। अभी तक पर्सनल कंप्यूटर्स ऐसे नहीं थे, तो अब पर्सनल कंप्यूटर्स कोई भी घर ले जा सकता था या अपने घर में इस्तेमाल करता था या कुछ के लिए इस्तेमाल करता। पर्सनल कंप्यूटर्स उस वक्त वजूद में आए। ठीक है गाइज, अब कुछ एग्जांपल्स इसकी लेते हैं। IBM PC, एप्पल सेकंड, TRS-80 और क्रे 1-2, ये कुछ एग्जांपल्स थी जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल हुई थी। IBM, एप्पल, TRS-80, क्रे 1-2 एक्स्ट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स थी जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल हुई थी। ठीक है गाइज। सो नाउ हम लास्ट में जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेंगे और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को देखेंगे। फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो 1989 से प्रेजेंट तक अभी चल रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या है, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है जिस पर काम हुआ भी थोड़ा सा है और अभी बहुत बाकी है। इसमें रोबोटिक्स आता है, रोबोटिक्स आता है, या हमारे पास हैं वो फेस रिकॉग्निशन होता है, फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन,
ये होता है हमारे पास, क्योंकि हम पासवर्ड रखते हैं, अपना फेस रखते हैं, दैट इज़ एन AI, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो भी आता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। अगर हम हार्डवेयर की बात करेंगे, हार्डवेयर कौन सा इस्तेमाल हुआ था, तो हार्डवेयर ICZ इस्तेमाल हुई थी विद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि 10 मिलियन, एक चिप पर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एडअप हुए हैं एक चिप पर। 10 मिलियन, वो वही 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक स्मॉल चिप पर इंटीग्रेट हुए हैं इस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। यहाँ पर हम मल्टीपल कोर प्रोसेसर चिप्स का इस्तेमाल करते हैं या पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, हम वी आर रनिंग 2 or more प्रोसेसेस टू हैंडल सेपरेट पार्ट्स ऑफ ओवरऑल टास्क। हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करते हैं टू हैंडल सेपरेट पार्ट्स ऑफ वर्क। हम एक टास्क लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, फिर डिफरेंट प्रोसेसर्स को वो टास्क हैंडल करने के लिए देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत हद तक बचता है। उसी को कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि मल्टी कोर प्रोसेसर चिप्स इसमें इस्तेमाल हुई थी। और ऑप्टिकल डिस्क्स वर यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए हमने ऑप्टिकल डिस्क्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हम अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर में मल्टी थ्रेडिंग हमने इस्तेमाल की थी, और एक लैंग्वेज जावा हमने इस्तेमाल की थी, जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जो WWW वर्ल्ड वाइड वेब पर भी इस्तेमाल होती हैं। जावा, उसका इस्तेमाल हमने किया था। ये तो हमें सेपरेटली जावा बाकी चीज़ पढ़ने हैं, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिए कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जावा का हमने इस्तेमाल किया था, जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर रेड का भी इस्तेमाल हुआ था। रेड क्या होता है, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क्स। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास स्टोरेज डिवाइस हैं, हम क्या करते हैं, अगर हमारी इंफॉर्मेशन एक डिस्क पर है, अगर वो डिस्क फेल हो गई तो हमारा तो डेटा सारा, उस डिस्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारा सारा डेटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस डेटा को बहुत सारी डिस्क्स पर कॉपी करते हैं। फिर अगर एक डिस्क ख़राब भी हो जाएगी या कुछ प्रॉब्लम भी आएगी तो हमारा डेटा ज़ाया नहीं जाएगा, हमारा डेटा बाकी डिस्क्स पर अच्छे से होगा। दैट इज़ कॉल्ड रीड। रीड क्या होती है, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेक्टेड डिस्क्स। हम एक एरे बनाते हैं और एरे में डिफरेंट डिस्क्स पर हम उसी डेटा को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे, उसमें पेंटियम है, परम है, IBM है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। और प्रेजेंट में भी चल रहा है, बहुत सारा काम इसमें है, अभी भी बाकी हैं। तो गाइस, ये था आपका जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा अच्छे से। तो अगर पसंद आया तो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।